नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम हरियाणा की मार्च महीने की करंट अफेयर को पढ़ेंगे। मार्च 2022 में हरियाणा से संबंधित जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं उन सबको प्रश्नों के माध्यम से पढ़ेंगे, करंट अफेयर के रूप में पढ़ेंगे। दोस्तों, यह वीडियो इस सीरीज़ का 5वां वीडियो है। अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे रखा है। मेरी आपसे यही गुजारिश रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, आधा अधूरा न देखें, क्योंकि हो सकता है जिस पोर्शन को आप छोड़ने वाले हैं वहीं से कोई ना कोई प्रश्न बन जाए। अतः आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि यहाँ से कोई भी प्रश्न बने आप उसका सही जवाब दे पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इस प्रकार से हैं। हरियाणा के नए मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, इसके बारे में जानेंगे। 35वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला 2022 हाल ही में आयोजित किया गया है। कहाँ पर आयोजित किया गया है, अब की बार थीम स्टेट कौन सा है, थीम कंट्री कौन सा है, ये पढ़ेंगे। कोविड-19 कमिटमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। एडवेंचर पर्यटन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर नीरज चोपड़ा को चुना गया है। और भी बहुत सारे अवार्ड दिए गए हैं। बहुत सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 25 मार्च 2022 को हरियाणा के पूर्व मुख्य सचिव विजय वर्धन को हरियाणा के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। हरियाणा के नए मुख्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया है, विजय वर्धन को। विजय वर्धन पहले हरियाणा के मुख्य सचिव थे। वर्तमान में हरियाणा के मुख्य सचिव कौन है, संजीव कौशल। संजीव कौशल हरियाणा के 35वें नंबर के मुख्य सचिव हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विजय वर्धन को शपथ दिलाई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सत्यवीर सिंह फूलिया को सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। तो यहाँ पर दो नियुक्ति की गई हैं, दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट है। सत्यवीर सिंह फूलिया को राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है और विजय वर्धन को हरियाणा के नए मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। अगर आप इनके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। हाल ही में हरियाणा में कुछ और नियुक्तियाँ की गई हैं, जैसे कि हरियाणा राज्य महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनाया गया है रेणु भाटिया को। रेणु भाटिया हरियाणा राज्य महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनी है। रेणु भाटिया का संबंध फरीदाबाद से है। साथ ही साथ गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में कला रामचंद्रन को नियुक्त किया गया है। आप इन नियुक्तियों को भी ज़रूर याद रखें। बढ़ते आगे। हरियाणा के खेल एवं युवा मामले के राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने कहा है कि गुरुग्राम के नेहरू स्टेडियम में हॉकी का नया एस्ट्रोटर्फ लगाया जाएगा। हॉकी का नया एस्ट्रोटर्फ कहाँ पर लगाया जाएगा, गुरुग्राम के नेहरू स्टेडियम में। क्या है ये एस्ट्रोटर्फ, किसे कहते हैं? खेलने के लिए जो कृत्रिम घास की सतह होती है उसी को एस्ट्रोटर्फ बोला जाता है। और हॉकी का नया एस्ट्रोटर्फ कहाँ पर बनाया जाएगा, कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, गुरुग्राम के नेहरू स्टेडियम में। ठीक है। हरियाणा के खेल और युवा मामलों के मंत्री कौन हैं, सरदार संदीप सिंह। सरदार संदीप सिंह का चुनाव क्षेत्र कौन सा है, पेहवा। बढ़ते आगे। 19 मार्च 2022 को हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सूरजकुंड शिल्प मेले का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया है। अब की बार 35वां सूरजकुंड मेला आयोजित किया गया है। कहाँ पर, फरीदाबाद में। और इसका उद्घाटन किया है हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। आइए इसके बारे में कुछ अन्य बातें जान लेते हैं। 35वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला 2022 जैसे कि मैंने बताया फरीदाबाद में आयोजित किया जा रहा है। अब की बार थीम स्टेट के रूप में जम्मू कश्मीर को चुना गया है और थीम कंट्री है उज़्बेकिस्तान। आप ये भी याद रखें, अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले की शुरुआत की गई थी 1987 में और इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया गया था 2013 में। आप इन बातों को भी याद रखें। अगर आप इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो ये वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। बढ़ते आगे। मार्च 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को एशिया वन मैगजीन ने कोविड-19 कमिटमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। कोविड-19 कमिटमेंट अवार्ड किसे दिया गया है, हरियाणा के सीएम को। किसके द्वारा दिया गया है, एशिया वन मैगजीन के द्वारा। अच्छा, हाल ही में वनों से संबंधित एक रिपोर्ट आई थी, वन रिपोर्ट 2022, जिसमें ये बताया गया था कि सर्वाधिक वन प्रतिशतता के आधार पर मिजोरम में है और अक्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश में है, और वहीं सबसे कम वन प्रतिशतता और अक्षेत्रफल के आधार पर हरियाणा में है। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, जो हाल ही में वन रिपोर्ट आई थी 2022 में, इसके अनुसार सबसे ज़्यादा वन अकॉर्डिंग टू परसेंटेज मिज़ोरम में है और अकॉर्डिंग टू एरिया मध्य प्रदेश में है। वहीं सबसे कम वन परसेंटेज के हिसाब से और एरिया के हिसाब से हरियाणा में है, यानी कि सबसे कम वन हरियाणा में पाए जाते हैं। ठीक है। 12 मार्च 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पर्यटन को अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए
गुरुग्राम ज़िले के दमदमा गांव में एडवेंचर पर्यटन केंद्र की स्थापना की है। एडवेंचर पर्यटन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? गुरुग्राम के दमदमा में। इसका उद्देश्य क्या है? हरियाणा के पर्यटन को अधिक से अधिक बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। गुरुग्राम से संबंधित कुछ बातें हमेशा ध्यान रखनी है। हाल ही में गुरुग्राम में बहुत कुछ किया गया है, जैसे कि भारत का पहला एलिहब गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय भी कहाँ पर है? गुरुग्राम में। किसान ड्रोन निर्माण केंद्र भी गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। इसके अलावा एडवेंचर पर्यटन केंद्र भी कहाँ पर स्थापित किया गया है? गुरुग्राम में, दमदमा गुरुग्राम में। और दमदमा झील भी कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। इन बातों को आप हमेशा याद रखें। देख लेते हैं आगे क्या कुछ है। मार्च 2022 को हरियाणा को खेलों को बढ़ावा देने के लिए श्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्रेष्ठ राज्य पुरस्कार खेलों को बढ़ावा देने के लिए किसे दिया गया है? हरियाणा को दिया गया है। और ये पुरस्कार प्राप्त किया है हरियाणा के खेल मंत्री सरदार संदीप सिंह ने। हरियाणा के खेल मंत्री कौन हैं? सरदार संदीप सिंह। और इसी के साथ साथ हरियाणा के नीरज चोपड़ा को स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर और साथ ही साथ बेस्ट प्लेयर इन ट्रैक एंड फील्ड का पुरस्कार दिया गया है। नीरज चोपड़ा का संबंध हरियाणा के पानीपत जिले से है। भाला फेंक है ये। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 87.58 मीटर दूर भाला फेंक कर गोल्ड मेडल जीता था। और हाल ही में नीरज चोपड़ा को स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर और साथ ही साथ बेस्ट प्लेयर इन ट्रैक एंड फील्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसी प्रकार सुमित अंतिल को बेस्ट पैरा मेल स्पोर्ट्समैन का पुरस्कार दिया गया है। सुमित अंतिल, इनका संबंध है सोनीपत से। ये भी भाला फेंक है और इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में F64 श्रेणी में गोल्ड मेडल जीता था 68.55 मीटर दूर भाला फेंक कर। और हाल ही में सुमित अंतिल को बेस्ट पैरा मेल स्पोर्ट्स पर्सन का पुरस्कार दिया गया है। रवि दहिया की बात करें तो इनको व्यक्तिगत खेल में श्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। रवि दहिया का संबंध भी सोनीपत से है और ये कुश्ती के प्लेयर हैं। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीता था 57 किलोग्राम भार वर्ग में। ठीक है। और हाल ही में रवि दहिया को व्यक्तिगत खेल में श्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है। सविता पुनिया का संबंध सिरसा से है। हॉकी की प्लेयर है ये और इनको टीम में श्रेष्ठ खिलाड़ी से नवाजा गया है। तो इतनी बातें हमें यहाँ से ध्यान रखनी है। आइए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में डॉक्टर सुप्रिया ढांडा को महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से दिए गए आउटस्टैंडिंग वीमेन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आउटस्टैंडिंग वीमेन अचीवर्स अवार्ड किसे दिया गया है? डॉक्टर सुप्रिया ढांडा को दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से दिया गया है। 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में असाधारण काम करने वाली महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है। कुल 29 महिलाओं को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इसमें हरियाणा की पूजा शर्मा भी शामिल है। तो याद रखें, हरियाणा में नारी शक्ति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? पूजा शर्मा को। 8 मार्च 2022 को ही हरियाणा की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने लिंगानुपात में सुधार लाने वाले जिलों को सम्मानित किया है और इस क्रम में पहला स्थान रोहतक ने प्राप्त किया है, दूसरा चरखी दादरी ने और तीसरे स्थान पर रहा है जींद। मंत्री कमलेश ढांडा ने जिला रोहतक, जो कि पहले स्थान पर रहा है, उसको 500 रुपये राशि दी है पुरस्कार के रूप में। चरखी दादरी दूसरे स्थान पर रहा है। चरखी दादरी को 3 लाख रुपये दिए गए हैं। और जींद तीसरे स्थान पर रहा है। जींद को 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी गई है और साथ ही साथ एक प्रशस्ति पत्र भी दिया गया है। साथ ही साथ पोषण पुरस्कार 2021-22 के विजेताओं के रूप में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले मेवात जिले को 2 लाख रुपए, दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले फरीदाबाद को 1 लाख रुपए और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले पलवल को 50,000 रुपये की राशि दी गई है और साथ ही साथ एक प्रशस्ति पत्र भी दिया गया है। आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अगर लिंगानुपात में सुधार की बात करें तो पहला स्थान रोहतक ने प्राप्त किया है, दूसरा स्थान चरखी दादरी ने और तीसरा स्थान जींद ने। रोहतक को दिए गए हैं पुरस्कार राशि के तौर पर 5 लाख रुपए, चरखी दादरी को 3 लाख रुपए और जींद को 2 लाख रुपए। वहीं पोषण पुरस्कार 2021-22 की बात करें तो इसके क्रम में पहला स्थान प्राप्त किया है मेवात ने। इसको पुरस्कार राशि के रूप में 2 लाख रुपए दिए गए हैं। दूसरे स्थान पर रहा है फरीदाबाद, 1 लाख रुपए दिए गए हैं और तीसरे स्थान पर रहा है पलवल को 50,000 रुपये पुरस्कार राशि के रूप में दिए गए हैं
और साथ ही साथ इन सभी राज्यों को प्रशस्ति पत्र भी दिया गया है। यमुनानगर की सुमन को 1 लाख रुपए की राशि के साथ बहन सन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2022 का सन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार किसे दिया गया है? सुमन को दिया गया है। सुमन यमुनानगर की रहने वाली है और इस पुरस्कार में पुरस्कार राशि के तौर पर कितने रुपए दिए गए हैं? 1 लाख रुपए। बढ़ते आगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया है कि प्राकृतिक खेती को अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए और किसानों को इस खेती के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्राकृतिक कृषि बोर्ड की गठन किया जाएगा। प्राकृतिक कृषि बोर्ड गठित किए जाएंगे हरियाणा में, ताकि प्राकृतिक खेती को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जा सके। प्राकृतिक खेती कौन सी होती है? जिनमें केमिकल्स का प्रयोग कम से कम किया जाता है। जो केंचुआ खाद होती है, जो किसानों के द्वारा खुद ब खुद बनाई जाती है, उस खाद का प्रयोग इसमें ज़्यादा किया जाता है। ठीक है ना। तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, किसानों को इस खेती से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्राकृतिक कृषि बोर्ड स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि प्राकृतिक खेती के लिए 3 साल उत्पादन आधारित योजना के तहत 100 क्लस्टर भी बनाए जाएंगे। देख लेते हैं आगे क्या कुछ है। 5 मार्च 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने वालों को सुविधा देने के लिए सरल पोर्टल लॉन्च किया है। सरल पोर्टल किस लिए लॉन्च किया गया है? मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत चिकित्सा आधार पर जिनको वित्तीय सहायता चाहिए, उनको सबसे पहले इस पोर्टल पर रजिस्टर किया जाएगा। उसके बाद ही ये सहायता प्रोवाइड करवाई जाएंगी। यहाँ पर बात आती है मुख्यमंत्री राहत कोष की। मुख्यमंत्री राहत कोष क्या है? बेसिकली इसमें जनता का पैसा होता है। कोई व्यक्ति या फिर संस्था या फिर कंपनी इसमें पैसा देती है, अंशदान के रूप में देती है, और इसमें जितना भी पैसा होता है वो बिल्कुल टैक्स फ्री होता है, टैक्स नहीं लगता उस पर। और इस पैसे का प्रयोग प्राकृतिक आपदा के कारण जिस भी व्यक्ति को कोई चोट पहुंची है उसको राहत देने के लिए किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को प्राकृतिक आपदा के कारण किसी भी प्रकार की चोट लगी है तो उसको राहत देने के लिए इस कोष से पैसा दिया जाएगा। और हाल ही में हरियाणा में चिकित्सा के आधार पर वित्तीय सहायता देने के लिए इस कोष का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके लिए एक पोर्टल जारी किया गया है जिसका नाम है सरल पोर्टल। ओके। 22 मार्च 2022 को हरियाणा विधानसभा ने धर्मांतरण कराने के खिलाफ हरियाणा गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022 पारित किया है। हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल कंजर्वेशन बिल 2022 क्या है? जो भी धर्मांतरण को अधिक से अधिक बढ़ावा देते हैं, धर्म परिवर्तन करवाते हैं, धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए ही ये नया बिल लाया गया है। इसके साथ ही हरियाणा धर्मांतरण विधेयक पारित करने वाला देश का चौथा राज्य बन जाएगा। अन्य 3 राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। इन्होंने इस प्रकार का कानून ऑलरेडी लागू कर रखा है और हरियाणा चौथा राज्य बन गया है जो धर्मांतरण विधेयक को पारित करने वाला है। ठीक है। हरियाणा गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक के तहत किया गया कोई भी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होगा। संज्ञेय अपराध कौन से होते हैं? देखिए, अपराध 2 प्रकार के होते हैं, संज्ञेय और गैर संज्ञेय या फिर असंज्ञेय। असंज्ञेय अपराध जो छोटे मोटे होते हैं उनको बोला जाता है असंज्ञेय अपराध। और जो भी व्यक्ति असंज्ञेय अपराध करता है उसको वारंट के माध्यम से गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन जो व्यक्ति संज्ञेय अपराध करता है, बड़े बड़े अपराध करता है, उसको गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी नहीं किया जाता, उसको डायरेक्ट गिरफ्तार किया जाता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण करता है, धर्मांतरण करवाता है, तो वो एक असंज्ञेय अपराध कहलाएगा और उसमें व्यक्ति की जमानत नहीं होगी। 26 से 28 मार्च 2022 तक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जो जैनम मानस भवन है उसमें 23वीं सब जूनियर राष्ट्रीय फेंसिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। और इस प्रतियोगिता में बालक वर्ग में हरियाणा ने ओवरऑल का खिताब जीता है, वहीं बालिका वर्ग में ओवरऑल का खिताब जीता है कर्नाटक ने। तो याद रखें, 23वीं सब जूनियर राष्ट्रीय फेंसिंग प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित की गई थी? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। और इसमें बालक वर्ग में ओवरऑल का खिताब किसने जीता है? हरियाणा ने। और बालिका वर्ग में ओवरऑल का खिताब किसने जीता है? कर्नाटक ने। 28 फरवरी 2022 को नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा हरियाणा के कैथल के बूढ़ाखेड़ा गांव की मुर्रा नस्ल की रेशमा भैंस को 38.8 लीटर दूध देने के लिए
एक सर्टिफिकेट प्रदान किया है। इसी के साथ साथ रेशमा पूरे भारत में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भैंस बन गई है। रेशमा कौन है? मूढ़ा नस्ल की भैंस है। मूढ़ा नस्ल की भैंस सबसे अच्छी मानी जाती हैं। इनको काला सोना भी कहा जाता है हरियाणा में, ठीक है। और रेशमा पूरे देश में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भैंस बन गई है। 33.8 लीटर दूध दिया गया है रेशमा के द्वारा। ओके, अगर आप नेशनल की करंट अफेयर देखना चाहते हैं मार्च महीने की तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। इसके अलावा जनवरी और फरवरी महीने की करंट अफेयर भी देख सकते हैं हरियाणा की। और हरियाणा में हाल ही में बजट भी पेश किया गया था, उस पर भी हमने वीडियो बना रखी है। अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। तो दोस्तों ये है इस वीडियो का एंड। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।